कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। ये देखिए आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन पेपर। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर है 2020 और 21 का, और इसके अंदर टोटल 90 क्वेश्चन है। तो आज हम 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हाफ क्वेश्चन आ जाएंगे 45, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय। जो पिरामिड ट्रेनिंग है वो किसने इन्वेंट करी थी। पिरामिड ट्रेनिंग जो हमारी वो रशियन है, यानी कि रशियन ने इन्वेंट की थी हमारी पिरामिड ट्रेनिंग। ठीक है। जो पिरामिड ट्रेनिंग होती है, देखिए जो ये है ना हमारा, ये जो बनाते हैं हम, ये हमारा पिरामिड होता है। ठीक है। इस तरीके की ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वाट होगी, ठीक है, यहाँ पे जंप हो गया, पुशअप्स हो गए, यहाँ पे प्लैंक हो गया। अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज होती है। जैसे कि पहले हम 10 करेंगे स्क्वाट, फिर 20 जंप करेंगे, फिर 30 पुशअप्स करेंगे, 40 पुलअप्स करेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसमें ट्रेनिंग करते हैं। ये क्या है, लो टू हाई जाती है हमारी, हाई। ठीक है। इसमें जो हम अपनी वर्कआउट करेंगे वो लो टू हाई करेंगे। ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का पिरामिड है। इस तरीके से हम इसमें ट्रेनिंग करते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है पिरामिड ट्रेनिंग। और ये रशियन ने इन्वेंट करी थी। ठीक है। ये रशिया में इन्वेंट हुई थी ये ट्रेनिंग। ठीक है। उसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए जो आरबीसी है इसका दूसरा नाम है एंथ्रोसाइट। एंथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम है। ठीक है। और इसका जो वो होता है लाइफ होती है इसकी आरबीसी की, वो होती है 120 डेज। ठीक है। उसके बाद जो आरबीसी की फॉर्मेशन पूछी जाती है कई बार कि आरबीसी कहाँ बनती है, फॉर्मेशन कहाँ होती है आरबीसी की। ठीक है। ये भी हमें पता होना चाहिए। ये होती है हमारी बोन मैरो में। एक मिनट गाइस, बोन मैरो में हमारी फॉर्मेशन होती है इसकी। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि बोन मैरो कहाँ होती है। बोन मैरो हमारी बोन के अंदर पाई जाती है। ध्यान रखना आप सभी को, जो बोन मैरो होती है हमारी बोन के अंदर पाई जाती है, और वहीं पर हमारी आरबीसी बनती है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे बोला जाता है, यानी कि ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान। ठीक है। वो बोला जाता है स्प्लीन को। स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद आरबीसी से ही 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। जैसे कि आरबीसी की उससे डेफिशिएंसी क्या होती है आरबीसी से, उससे अनीमिया हो जाता है हमें। ठीक है। इसकी कमी से, यानी कि आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है, हमें अनीमिया हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है कि टोटल जो हमारी आरबीसी होती है वो कितनी होती है। जो मेल में होती है, मेल में तो होएगी 50 से 55 लाख। ठीक है। और जो फीमेल में होएगी, मेल और फीमेल में हमारी 40 से 45 लाख, ये हमारी आरबीसी पाई जाती है, या फिर आप इसको एंथ्रोसाइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे, इसी के साथ साथ हम डब्ल्यूबीसी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं हम। ल्यूकोसाइट इसका दूसरा नाम है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। और जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या काम करते हैं, बीमारियों से लड़ती है, या ठीक है, जो इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करती है, यानी कि बीमारियों से हमारा बचाव करती है। ठीक है। उसमें अब जैसे कि डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के बारे में भी ये पूछने लगे हैं कि भाई इसकी संख्या कितनी होती है। तो डब्ल्यूबीसी की हमारी जो संख्या होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो होती है हमारी 6 से 10 के, यानी कि 6,000 से लेके 10,000 तक हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है। और इसका टाइम होता है 7 डेज़ का। जैसे कि हमारा आरबीसी का था 120 डेज़ का, तो हमारा डब्ल्यूबीसी का 7 डेज़ का टाइम होता है। ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा हमारा, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की भी। ये साथ में प्लेटलेट्स भी दे रखे हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो प्लेटलेट्स है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, वो 2 से 4 डेज़ होता है हमारा प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन। ठीक है।
उसके बाद है ना प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, वो है थ्रोम्बोबाइट। थ्रोम्बोबाइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद इसकी संख्या कितनी होती है प्लेटलेट्स की, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 1.5 to 3.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 3.5 लाख तक इसकी क्या होती है, संख्या होती है, नंबर्स होते हैं इसके, ठीक है, प्लेटलेट्स की। देखिए मैंने आप सभी को बता दिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के बारे में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वुडन परी इज नोन एज, ठीक है, वुडन परी किसको कहा जाता है, तो वुडन परी हमारी कहा जाता है पीटी उषा को, ठीक है। आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा पहले भी, जो वुडन परी है वो हमारी पीटी उषा है। तो पीटी उषा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी हम, पीटी उषा, ठीक है। देखिए पीटी उषा है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पीटी उषा कहाँ की है। पीटी उषा है हमारी केरला की, ठीक है, केरल से बिलोंग करती है ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि पीटी उषा कहाँ से है, वो हमारी केरला से। और इसको है ना गोल्डन गर्ल बोला जाता है, इसके जो निक नेम है वो बता देती हूँ मैं आपको। गोल्डन गर्ल बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद इसको प्योरली एक्सप्रेस बोला जाता है, प्योरली एक्सप्रेस बोला जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसको क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड बोला जाता है, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है। देखिए आपके सामने 3 नाम हो गए इसके, प्योरली एक्सप्रेस, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड एंड गोल्डन गर्ल, ठीक है, ये 3 नाम है इसके। एक नाम और है वो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, जो अभी बात कर लेते हैं। जो पीटी उषा है उसके है ना 4 तो थे सिल्वर, ठीक है, 4 थे इसके सिल्वर, और उसके साथ ही इसके थे 7 थे गोल्ड। इसके टोटल मेडल ये किस में थे, एशिया में इसके 4 थे सिल्वर और 7 थे इसके गोल्ड, ठीक है। सॉरी गाइस, ये है ना 4 तो इसके गोल्ड थे, एक मिनट में दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, 4 थे, एक मिनट, 4 थे गोल्ड और 7 थे सिल्वर, ठीक है। सॉरी ये मेरी गलती होगी, मैंने 7 गोल्ड बोल दिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। जो पीटी उषा है इसके 4 थे गोल्ड और 7 थे सिल्वर। और इसके कौन कौन से इवेंट्स थे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर, और 4x400 मीटर रिले और 4x100 मीटर रिले, और उसके बाद 400x4 ये थी इसकी हर्डल, ठीक है। एक बार मैं अच्छे से लिख देती हूँ जो इसके इवेंट थे। देखिए सबसे पहले था हमारा 100 मीटर, फिर 2, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 400 मीटर, ठीक है। उसके बाद था 4x100 मीटर रिले, ठीक है। उसके बाद है 4x400 मीटर हर्डल। ये इसके सारे ट्रैक के इवेंट थे, ठीक है, पीटी उषा के। पीटी उषा के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। जो पीटी उषा थी वो केरला की थी, उसके अलग अलग नाम थे, जैसे कि गोल्डन गर्ल था, प्योरली एक्सप्रेस था, और क्वीन थी ट्रैक एंड फील्ड की, ठीक है। इसके इवेंट्स बता दिए मैंने। और जो इसने गोल्ड जीते थे, 4 गोल्ड की मैंने बात की थी अभी, 4 गोल्ड और 7 सिल्वर जीते थे इसने, वो एशिया में जीते थे, ठीक है, एशिया में इसने विन किए थे, ठीक है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं दुती चंद के बारे में और हिमा दास और कमलजीत संधू के बारे में भी। देखिए जो दुती चंद थी वो थी हमारी उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा की थी दुती चंद। और जो इसके इवेंट्स कौन कौन से थे गाइस, इसके 100 मीटर और 200 मीटर, इसके सिर्फ 2 ही इवेंट थे, याद रखने आपको। दुती चंद के 2 इवेंट थे, 100 मीटर और 200 मीटर, और ये थी उड़ीसा की। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
और इसके है ना एशिया में मेडल थे, ठीक है, एशिया में मेडल थे। और एशिया में कौन कौन से मेडल थे इसके, 2 मेडल थे ओनली, 2, वो दोनों थे सिल्वर, ठीक है। एक तो था इसका 100 मीटर में और एक था 200 मीटर में, ठीक है गाइस। इसके इवेंट्स भी 2 थे, 100 और 200 मीटर। और एशिया में इसने 2 ही मेडल जीते थे, 2 सिल्वर मेडल इसने 100 और 200 मीटर में, ठीक है। और उड़ीसा से ये बिलोंग करती थी। और जो ये इवेंट हुआ था जिसमें द्युति चंद ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी अच्छी, ये हुआ था 2018 जकार्ता में। ये पूछने लगे कि ये इवेंट्स कहाँ हुए थे, जहाँ इसने विन किए थे मेडल द्युति चंद ने, वो 2018 में जकार्ता में इवेंट्स हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हिमा दास। हिमा दास को भी मतलब कि काफ़ी अच्छी प्लेयर है, ये भी एथलेटिक्स की है, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती है, सबसे पहले तो यही आ जाता है, ये असम से बिलोंग करती है। और इसको डिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है, ठीक है। डिंग इसके गांव का नाम है और इसको डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, इसका निक नेम है इसका डिंग एक्सप्रेस, ठीक है। जो द्युति चंद के इसके हिमा दास के जो इवेंट्स थे वो थे 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर, ठीक है। ये इसके 3 इवेंट थे। और जो इसने एशिया में जीते थे जो 2018 में हुए थे जकार्ता में जो हुए थे, उसमें इसने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, ठीक है। तो हमने बात कर लिया हिमा दास की। हिमा दास ने हमारी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता था 2018 जकार्ता में, ठीक है। इसने भी एशियन गेम में ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी और इसको डिंग एक्सप्रेस बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू कौन थी, कमलजीत संधू थी ये हमारी पंजाब से बिलोंग करती है, ठीक है। पंजाब से में फिरोजपुर जगह एक, वहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। इन्होंने है ना सिर्फ 1 मेडल जीता था 1970 में बैंकॉक में 400 मीटर का इनका इवेंट था और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसमें, ठीक है। और कमलजीत संधू ने सिर्फ इन्होंने 1 मेडल जीता था, और ये किस गेम में जीता था इन्होंने, एशिया में, ये भी इन्होंने एशिया में जीता था, ठीक है। कमलजीत संधू ने 1970 बैंकॉक और 400 मीटर में इसने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीराबाई चानू इज़ बिलोंग टू विच स्टेट। मीराबाई चानू किस स्टेट से बिलोंग करती है। देखिए मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती है, ठीक है। मणिपुर और मीरा देखिए एम इससे दोनों का सेम है, तो इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, मीराबाई चानू मणिपुर से, ठीक है। और उसके बाद मीराबाई चानू की थोड़ी बात कर लेते हैं। जो मीराबाई चानू है वो वेट लिफ्टिंग की अच्छी प्लेयर है, ठीक है, बहुत अच्छी प्लेयर है मीराबाई चानू। और इनका जो वेट कैटेगरी है वो 49 kg है। जब भी ये खेलती है अपने आप को परफॉर्म करती है 49 या 50 वेट कैटेगरी में परफॉर्म करती है, ठीक है। ओलंपिक 2020 में इन्होंने टोक्यो में हुए थे, जो 2020 है जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, इन्होंने 1 मेडल जीता था, सिल्वर मेडल, ठीक है। 1 मेडल आया था इनका सिल्वर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एशियन में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है और कॉमनवेल्थ में भी जीता हुआ है 2 गोल्ड, ठीक है। इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपोकाइनेटिक डिसीज, कि हाइपोकाइनेटिक डिसीज क्या होती है या किससे होती है, ठीक है। जो हाइपोकाइनेटिक डिसीज है वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज, डायबिटीज़ मिलिटस और ओबेसिटी, ऑल ऑफ दीज। जो हाइपोकाइनेटिक डिसीज है वो ऑल ऑफ दीज है, मतलब कि ये सभी बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों को ही हाइपोकाइनेटिक डिसीज बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है बग हाउस इज ए टर्म यूज इन। बग हाउस किस उसमें जो ये टर्म है किस गेम में यूज की जाती है। देखिए बग हाउस चेस में यूज की जाती है। बेसिकली क्या होता है बग हाउस,
देखिए चेस में जैसे कि दो ये चेस बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेयर बैठा है, यहाँ भी एक प्लेयर बैठा है, यहाँ भी, ठीक है। देखिए दो तो चेस बोर्ड है और प्लेयर है 4, ठीक है। पर जो ये 4 प्लेयर है ना, ये 2-2 की टीम में खेल लेंगे, यानी कि टीम में, ठीक है। ये नहीं कि भी ये सिंगल सिंगल खेल रहा है इसके साथ, ये सिंगल इसके साथ खेल रहा है, ये सिंगल इसके साथ खेल रहा है, ये इसके साथ नहीं। ये दोनों एक टीम में है, ये दोनों एक टीम में। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बग हाउस, ठीक है गाइज। याद रखना आपको बग हाउस किसको बोलते हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जब दो चेस बोर्ड पर, ठीक है, दो चेस बोर्ड पर 4 प्लेयर खेलते हैं, देखिए आमने सामने, और ये एक टीम में है और ये एक टीम में है, ठीक है, उसको बोलते हैं बग हाउस, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फर्स्ट कॉइन द टर्म्स एरोबिक्स? जो सबसे पहले जिन्होंने एरोबिक्स का शब्द का यूज किया था, कौन थे वो? सबसे पहला जो बंदा था, कौन था वो जिसने एरोबिक्स का यूज किया था? ठीक है, वो थे हमारे डॉक्टर कैनेथ एच कुपर, ठीक है। डॉक्टर कैनेथ एच कुपर है, ये पूरा एक ही नाम है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले, डॉक्टर कैनेथ एच कुपर ने, इन्होंने सबसे पहले एरोबिक्स ड्रम्स का यूज़ किया था, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल गेम्स ऑफ जापान, नेशनल गेम्स ऑफ जापान यानी कि जापान का नेशनल गेम कौन सा है? देखिए आप सभी जानते हैं कि सुमो रेसलिंग जापान का नेशनल गेम है। जो सुमो रेसलिंग क्या होता है, इसमें 2 प्लेयर होते हैं, मोटे मोटे से प्लेयर होते हैं, काफ़ी इनका वेट होता है, हैवी होता है ठीक है 2 प्लेयर खेलते हैं, उसको सुमो रेसलिंग बोलते हैं। और ये कहाँ पे खेला जाता है? जापान में खेला जाता है, ठीक है। उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विन गोल्ड मेडल इन डिस्कस थ्रो इन 1956 समर ओलंपिक्स हेल्ड इन मेलबोर्न? ठीक है, देखिए 1956 में गोल्ड मेडल जीता था डिस्कस थ्रो में, ठीक है, जो मेलबोर्न में होते। इसके अंदर, इसी क्वेश्चंस के अंदर देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि जो अभी देखिए इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हैं। 1956 में हमारा मेलबोर्न में क्या हुआ था? ओलंपिक्स हुआ था, समर्स ओलंपिक्स मेलबोर्न में, ठीक है। इसमें डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, किसने जीता थे? AI ओर्टर ने। जो AI ओर्टर थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1956 में, ठीक है। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI यानी कि BCCI का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? ये आई थिंक आप सभी को पता होगा BCCI का कौन था, क्योंकि सभी बच्चे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए BCCI जो बेसिकली हमारा बिलोंग करती है क्रिकेट से, ठीक है, क्रिकेट से बिलोंग करती है। और इसके जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे ग्रांट गोवन थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब हम BCCI की फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि BCCI की फुल फॉर्म क्या है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की भी बात कर लेते हैं कि BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर, ठीक है। ज़्यादातर हमारे हेडक्वार्टर है ना दिल्ली में ही है, तो ये सोचेंगे कि इसका दिल्ली में होगा, पर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई में BCCI का हेडक्वार्टर है, चर्च गेट के पास, ठीक है। मुंबई में एक चर्च गेट है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है BCCI का। और फुल फॉर्म है इसकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी इन इंडिया क्रिकेट यानी कि पहले टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेट कौन था भाई? ये भी आप लोगों को शायद पता ही होगा, क्योंकि मतलब कि ज़्यादातर इंडिया में लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं और सभी का
सभी को क्रिकेट ज़्यादातर पसंद है। ठीक है, तो हमारे थे लाला अमरनाथ। जो लाला अमरनाथ थे ये एक हमारे इंटरनेशनल प्लेयर थे क्रिकेट के। ठीक है, इन्होंने ही पहले टेस्ट मैच में मतलब कि शतक लगाया था। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने टेस्ट मैच में शतक लगाया था, लाला अमरनाथ। ठीक है, उसके बाद है नोक्स टेस्ट इज स्किल टेस्ट फॉर। नोक्स टेस्ट किस स्किल टेस्ट के लिए यूज़ किया जाते हैं? देखिए नोक्स परीक्षण होता है, ये किसके लिए होता है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में नोक्स टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट इज यूज टू टेस्ट स्किल इन। यानी कि चैपमैन 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 कंट्रोल टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किस स्किल टेस्ट के लिए किया जाता है? देखिए गाइज, जो चैपमैन का यूज़ किया जाता है वो हमारा हॉकी में किया जाता है। ठीक है, हॉकी की स्किल को वो करने के लिए किया जाता है, मतलब कि हॉकी की स्किल को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्किल टेस्ट करने के लिए चैपमैन बॉल कंट्रोल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये हॉकी में होता है। ठीक है, उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश बोथ साइड दे रखी है। मैं ये जो पीडीएफ है आपको फिजिकल एजुकेशन अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके अपने क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। और जिसने भी वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो वो ज्वाइन कर ले, और हमारे फिजिकल एजुकेशन अड्डा चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। हु इन 1988 बिकम फर्स्ट वुमेन टू रन 100 मीटर इन अंडर 10.5 सेकेंड। यानी कि 1998 में 10.5 सेकंड के कम से कम 100 मीटर दौड़ने वाली पहली महिला बनी। कौन थी वो पहली महिला? 1988 में, जो कि 110 मीटर है जो उसने किस में की थी? 10.5 सेकंड में। ठीक है, ये थी हमारी इंज हेल्टन, एनगी हेल्टन, यानी कि एनजी हेल्टन थी जिन्होंने 100 मीटर 10.5 सेकंड में कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एनजी हेल्टन के बारे में। ठीक है, ये जो एनजी हेल्टन थी ये जर्मनी की थी। ठीक है, और इन्होंने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, और इन्होंने 100 मीटर में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद इन्होंने 4x100 मीटर में भी सिल्वर मेडल जीता था। तो ये अच्छी प्लेयर थी जर्मनी की, और एथलेटिक्स की प्लेयर थी एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जेवलिन थ्रो इज मेड फ्रॉम बिहाइंड एन आर्क ऑफ सर्कल ड्रॉ विद रेडियस। यानी कि भाला फेंक में सर्कल के चाप की त्रिज्या के पीछे से बन जाता है। क्या मतलब कि जेवलिन थ्रो है इज मेड फ्रॉम बिहाइंड एन आर्क ऑफ सर्कल ड्रॉ विद रेडियस। कितने रेडियस से वो किया जाता है? आर्क किया जाता है वो 8 मीटर से, यानी कि इसका राइट आंसर है 8 मीटर। हाउ मच प्रोटीन इज वर्किंग वुमेन शुड टेक एवरी डे। यानी कि जो वर्किंग वुमेन होती है उनको कितना प्रोटीन लेना चाहिए पर डे? वो लेना चाहिए उनको 50 से 60 ग्राम। ठीक है, 50 से 60 ग्राम उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए पर डे, जो वर्किंग वुमेन होती है। फिर है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस डज नॉट इंक्लूड। यानी कि स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस में शामिल नहीं है। इनमें से कौन नहीं है? यानी कि देखिए 5 कंपोनेंट होते हैं हमारे हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के। ठीक है, कार्डियो सबसे पहले हमारा है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ये भी होता है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये भी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। जो एक बैलेंस है ना, ये हमारा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में नहीं आता है। इसी के साथ साथ हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन आ जाएगा। ये किसके साथ? बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस। इसके साथ ही एक मस्कुलर एंड्योरेंस आ जाएगा। ठीक है,
तो हमें याद रखने हैं कि जो हमारे 5 है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, दूसरा है मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, फिर है बॉडी कॉम्पोजिशन, फिर है मस्कुलर एंडोरेंस। देखिए यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ दे रखा है ना, बस आपने क्या करना है यहाँ पे मस्कुलर एंडोरेंस करना है, सिर्फ एंडोरेंस, ठीक है। इसके साथ हमें एक बॉडी कॉम्पोजिशन और ऐड कर देना है। हमें कैसे याद रखनी है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस को, कैसे याद करें हम, जैसे हम भूल जाते हैं भाई कौन सा फिजिकल में आएगा, कौन सा स्ट्रेंथ में आएगा, कौन सा किस में आएगा, ठीक है। देखिए जो हेल्थी रहने के लिए हमें कौन कौन से मतलब कि कंपोनेंट्स होने चाहिए हमारे अंदर, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस होनी चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मसल्स में हमारी एक नॉर्मल सी हमारे अंदर मतलब कि मसल्स की एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए नॉर्मल, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए हमारे अंदर नॉर्मल सी, फिर उसके बाद बॉडी कॉम्पोजिशन भी होना चाहिए हमारे अंदर, उसके बाद आ जाएगा हमारा मस्कुलर एंडोरेंस, वो भी होना चाहिए। तो ये हमारे 5 है जो कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म गिवन बाय, यानी कि आदर्शवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी कि हमारे आदर्शवादी कौन थे। आप सभी को पता होगा हमारे आदर्शवादी कौन है, प्लूटो, ठीक है। हम इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि जो आइडियलिज्म है वो किसने दी थी, प्लूटो ने थी। प्लूटो कौन था, एक आदर्शवादी था, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एस विजय लक्ष्मी इज फ्रॉम विच गेम, एस विजय लक्ष्मी कौन से गेम से थे, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब कि वैसे इसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, बट मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी तो आप लोग इसको जानने लग जाओगे। एस विजय लक्ष्मी एस विजय लक्ष्मी है जो हमारी चेस की प्लेयर है, ये एक फीमेल है, ठीक है, एस विजय लक्ष्मी, ठीक है। और इनका पूरा नाम है सुभरमन सुभरमन है इनका पूरा नाम, ठीक है, जो कि है ये मद्रास से है ये, ठीक है। और चेस की प्लेयर है, बहुत बढ़िया अच्छी प्लेयर है। और उन्होंने ना इंटरनेशनल मास्टर्स और इसी के साथ वोमेन ग्रैंड मास्टर ये दोनों ही प्रतियोगिता इन्होंने जीती हुई है, ठीक है, एस विजय लक्ष्मी ने। आपको याद रखना है कहाँ से है ये, मद्रास से है। और इंटरनेशनल मास्टर्स और वोमेन ग्रैंड मास्टर इन्होंने दोनों ये इवेंट्स, यानी कि दोनों जो ये ग्रैंड्स इवेंट्स होते हैं इन्होंने जीते हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा NSNIS वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर, कौन से ईयर में NIS स्टैब्लिश हुआ था। वैसे तो हम इसको नॉर्मल NIS बोलते हैं, ठीक है। फुल जो इसका वो है नेम है NSNIS है, यानी कि नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। ये हमारी बनी थी 1961 में। और जो इसका वो है ये मतलब जो इसका वो बनी हुई है जहाँ पे ये पटियाला में है, पटियाला, ठीक है, पटियाला में इसका मेन ब्रांच है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। 1961 में बनी थी ये NSNIS, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रिंग्स इन ओलंपिक्स रिप्रेजेंट एज, ब्लू रिंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये हमारे 5 रिंग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये आप सभी को बता देती हूँ, ये है हमारा एशिया जो नीचे है, ठीक है। ये हमारा होता है येलो कलर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद आए हमारा ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हमारा एक मिनट गाइज, एक मिनट, हाँ जी गाइज, वो है ना एक कॉल आई थी इसलिए मेरे को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करनी पड़ी वीडियो, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, आ जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा अमेरिका का हो जाएगा हमारा रेड। उसके बाद है हमारा अफ्रीका का ब्लैक, और इसी के साथ हमारा यूरोप का आ जाएगा ब्लू,
ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे, ब्लू रिंग इन ओलंपिक रिप्रेजेंट, यानी कि ब्लू रिंग किसको प्रेजेंट करता है, यानी कि हमारा यूरोप को ब्लू रिंग रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा। और अमेरिका को रेड करेगा, एशिया को हमारा करेगा येलो, और अफ्रीका को करेगा हमारा ब्लैक, ठीक है। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 पे, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्ट्रेंथ, यानी कि हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेंथ है ये। देखिए गाइस, इसमें कोई भी मतलब कि एक्टिविटी नहीं हो रही है, जस्ट हम खड़े होके मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में हम वॉल को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आइसोटोनिक तो आएगा नहीं, ठीक है, ये आएगी हमारी आइसोमेट्रिक। जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है हमारी जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में वॉल को पुश करते हैं। और आइसोटोनिक कब होएगा, जब हम कोई मतलब कि एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे डंबल को उठा के डंबल कर रहे हैं, ठीक है, या वेट के साथ कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो उसमें मसल्स में हमारे क्या हो रहा है, टोन आ रहा है, ठीक है। जहाँ पे भी टोन आएगा ना मसल्स में, वो क्या होगी, आइसोटोनिक। इससे आपको याद रखनी है, जहाँ भी टोन बन रहा है मसल्स के अंदर वो कौन सी होती है, आइसोटोनिक। और मैट्रिक्स कब आएगी, मैट्रिक्स में हमारी मसल्स काम तो करेगी, वो दिखेगा नहीं हमें काम करता हुआ, ठीक है। मतलब कि वो क्या होगी, मैट्रिक्स होएगी आइसोमेट्रिक, मतलब कि वर्क तो होएगा मसल्स के ऊपर बट वो हमें शो नहीं होएगा, ठीक है। वो कौन सी होती है, आइसोमेट्रिक। और आइसोकाइनेटिक कौन सी होती है, जो हम मशीनों के थ्रू करते हैं, जिसमें हम मशीन्स की हेल्प लेते हैं, वो होती है हमारी आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन इज मेड इन, यानी कि ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था कि हीमोग्लोबिन इज मेड इन कहाँ बनती है, बोन मैरो में, ठीक है। मैंने बताया था बोन मैरो हमारी कहाँ होती है, हमारे बोन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी में बोन मैरो बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया था अच्छे से, आप लोगों ने देख भी लिया होगा पहले, ठीक है। उसके बाद इंडियन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक इन विच ईयर, यानी कि इंडिया ने पार्टिसिपेट कब किया था ओलंपिक्स में, 1900 में हमारा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। कौन थे वो, नॉर्मन पिचहार्ड थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। देखिए उनके इवेंट्स थे 200 मीटर रनिंग और 200 मीटर हर्डल रनिंग, ठीक है। इनके है ना दोनों ही इवेंट्स में, 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था ना, दोनों में ही इसके सेकंड मेडल आए थे, यानी कि सिल्वर मेडल आए थे, यानी कि 2 सिल्वर मेडल आए थे, ठीक है। 2 सिल्वर मेडल थे, किस में थे, 200 मीटर में और 200 मीटर हर्डल में। ये कौन थे, एंग्लो इंडियन थे, ये एक एंग्लो इंडियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विड्थ एंड हाइट ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट, ठीक है। सॉरी, ये 25th क्वेश्चन आ गया, ओथ इन ओलंपिक स्टार्ट इन विच ईयर, यानी कि ओलंपिक्स में ओथ कब से स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, ओथ इन ओलंपिक स्टार्ट इन विच ईयर, यानी कि ओलंपिक में शपथ किस वर्ष से शुरू हुई थी। देखिए ओलंपिक्स में ओथ है ना 1920 से लेने लग गए थे, मतलब कि फर्स्ट टाइम जो ओथ ली गई थी वो 1920 में ली गई थी, ठीक है। उससे पहले हम बिना ओथ के ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि कई बार जैसे कि गेम्स में कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, बच्चे डिस्क्रिमिनेशन कर लेते थे या करते हैं, तो एक जस्ट उनको ओथ दिलाई जाती थी कि भाई आप कोई भी गलत उससे तरीके से नहीं खेलोगे, एक निष्पक्ष और होनेस्टली प्लेइंग करोगे, ठीक है। तो 1920 के बाद वो जो 1920 में फर्स्ट टाइम ओथ दिलाई गई थी। देखिए जिसको मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन या कुछ वो करना है वो तो वैसे भी करेगा, चाहे ओथ लो या ना लो, पर एक तरीके से बच्चों के अंदर एक अच्छी भावना पैदा की गई थी, इसलिए ओथ दिलाई गई थी 1920 में, और ये फर्स्ट टाइम 1920 में ही स्टार्ट की गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विड्थ एंड हाइट
ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट, यानी कि गोल पोस्ट की जो विड्थ और हाइट कितनी होती है। देखिए विड्थ यानी कि लंबाई होती है हमारी 7.32 मीटर। ये इसका ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट रहेगा, 7.32 मीटर। और इसकी हमारी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 2.44 मीटर। ये हमारी रहेगी गोल पोस्ट की हाइट एंड विड्थ। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स एरिया इन बास्केटबॉल डिस्टेंस फ्रॉम बैक लाइन। 3 पॉइंट एरिया 3.76 से बैक लाइन की दूरी बास्केटबॉल में क्या होती है ये। ठीक है, कितनी होती है, मतलब ये पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा 6.75 मीटर। 6.75 मीटर होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट एंड विड्थ हैंडबॉल गोल पोस्ट, यानी कि हाइट एंड विड्थ। ठीक है, हाइट तो हमारी रहेगी 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद विड्थ हमारी रहेगी 3 मीटर। ये हमारी किसकी रहेगी, हैंडबॉल के गोल पोस्ट की। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीला इज एसोसिएटेड विद विच गेम, यानी कि फीला किस खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए जो फीला है ये हमारा रेसलिंग गेम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फीला। उसके बाद फीला के बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ आप लोगों को कि फीला का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है। फीला का हेड क्वार्टर है लोसाने स्विट्ज़रलैंड में, लोसाने स्विट्ज़रलैंड। और उसके बाद हम इसकी फीला की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। फीला की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दीज लुटीज एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 क्वेश्चन, फर्स्ट वुमेन एशियन गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया इज, यानी कि भारत की पहली महिला एशिया स्वर्ण पदक विजेता कौन थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो कमलजीत संधू ने हमारा गोल्ड लिया था 400 मीटर में। ठीक है, गोल्ड आया था इनका, कब आया था, 1970 में। ठीक है, 1970 में आया था। और ये भारत की पहली महिला एशियन स्वर्ण पदक विजेता थी। ठीक है दोस्तों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यानी कि किस देश में 14वें सैफ खेलों का आयोजन किया गया था, यानी कि 14th सैफ गेम्स ऑर्गेनाइज एट विच कंट्री। ये हमारा ऑर्गेनाइज किया गया था पाकिस्तान में। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये साउथ एशियन फेडरेशन गेम होते हैं। ये साउथ एशियन गेम बोल दो या साउथ एशियन फेडरेशन गेम बोल दो। ठीक है, वो गेम होते हैं। और जो 14वें सैफ गेम थे वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किए गए थे। उसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 281 एंड बियॉन्ड इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि 281। कभी भी अगर पेपर में आएगा ना, ये कैसे आएगा, 281 एंड बियॉन्ड ऑटोबायोग्राफी किसकी थी। आपको याद रखना सभी को कि ये वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी थी 281 एंड बियॉन्ड। और ये कौन थे, ये थे क्रिकेटर। सभी को याद रखना कौन थे, ये क्रिकेटर थे। और इनकी बायोग्राफी क्या थी, 281 एंड बियॉन्ड इज इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, उसके बाद है JCR टेस्ट वाज गिवन बाय। पहले तो हम JCR की फुल फॉर्म देखते हैं। JCR की फुल फॉर्म क्या होती है, जंप चिन एंड रन। ठीक है, JCR की फुल फॉर्म क्या है, जंप चिन एंड रन। और ये वाज गिवन बाय किसने दिया था, BE फिलिप्स ने दिया था
57 में, ठीक है। 1957 में दिया था B.E. फिलिप्स ने, ठीक है। ये JCR टेस्ट क्यों बनाया गया था? मोटर स्किल्स के लिए बनाया गया था। ये मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। देखिए मोटर स्किल्स में हमारा क्या क्या आता है। मोटर स्किल्स में स्ट्रेंथ आ जाएगा, एजिलिटी आ जाएगा, एंड्योरेंस आ जाएगा, ठीक है। ये सब ही आ जाएगा हमारे। इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए JCR टेस्ट को बनाया गया था। किसके द्वारा? B.E. फिलिप्स। और 1957 में ये बनाया गया था। याद रखना है इस चीज़ का भी सभी को, ठीक है। उसके बाद है गोल इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। जो गोल है वो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। मेजर ध्यानचंद थे जो, उनकी गोल है जो ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मेजर ध्यानचंद के बारे में बात कर लेते हैं। 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसको स्पोर्ट्स डे के नाम से भी मतलब कि इंडिया में सेलिब्रेशन किया जाता है। और 29 अगस्त को सभी अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये जैसे कि अर्जुन अवार्ड्स हो गए, द्रोणाचार्य अवार्ड्स हो गए, ठीक है, 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ही हमारे मतलब कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद जी ने 3 गोल्ड मतलब उनके टाइम पे 3 गोल्ड आए थे। एक तो आया था 1928 में, ठीक है। उसके बाद 32 और फिर 36 कंटिन्यू आए थे 3 गोल्ड, ठीक है। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि जो हमारे मेजर ध्यानचंद थे इनको है ना निक नेम से बुलाया जाता था। इनके 2 निक नेम थे। एक तो था विजार्ड, या फिर ऐसे भी लगा सकते हो द विजार्ड, और दूसरा था इनका मैजिशियन। इनके ये 2 निक नेम थे इनके। आप सभी को याद रखना है इनके बारे में। 2 इनके निक नेम थे, द विजार्ड एंड मैजिशियन, ये इनके निक नेम थे। और 1928, 32 और 36 इनमें तीनों में इन्होंने गोल्ड मेडल लिए थे हॉकी में। मतलब कि इनका भी रोल था और पूरी टीम ने भी, ठीक है, साथ में। और 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द गेम हुज फील्ड इज मार्क फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि कौन सा गेम है जो बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, पूर्व से पश्चिम तक मार्क किया जाता है, ठीक है। वो कौन सा गेम है जो हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर बनाया जाता है? वो हमारा खो खो, ठीक है। देखिए जैसे कि नॉर्थ, साउथ, और ये हो गया हमारा ईस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा वेस्ट, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। यानी कि इस तरीके से कुछ हमारा मतलब कि ग्राउंड मार्क किया जाता है। ये कौन से गेम का करा जाता है? खो खो का, ठीक है। इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। उसके बाद फादर ऑफ डेविज़म के जनक कौन थे डेविज़म के फादर? देखिए डेविज़म में सिर्फ ISM लग रहा है यहाँ पे, याद रखना आप सभी को। जॉन डेवी थे वो थे फादर ऑफ डेविज़म के। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको इजी से आपको इसको मार्क कर देना, राइट। आपको एक क्वेश्चन का आंसर आराम से मतलब कि आंसर भी मिल जाएगा और मार्क भी मिल जाएगा, एक 1 मार्क्स भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जॉन डेवी था। देखिए डेवी इन्होंने दे रखा है, ISM बस लगा हुआ है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है बुक ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन इज गिवन बाय। यानी कि मानक प्रेरण एक सिद्धांत पुस्तक किसने दी थी, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, किसने दी थी ये बुक? ये दी थी अब्राहम मैस्लो ने दी थी मानक प्रेरण एक सिद्धांत पुस्तक, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस इज ए क्वांटिटेटिव। जो डिस्टेंस इज ए क्वांटिटेटिव यानी कि स्केलर क्वांटिटेटिव है या ना कि वेक्टर क्वांटिटेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे कई बार सोचते हैं ये वेक्टर क्वांटिटेटिव है, बट वेक्टर ना होके ये स्केलर क्वांटिटेटिव होता है डिस्टेंस में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगुलर डिस्टेंसेज, यानी कि एंगुलर यानी कि कोणीय दूरी को मापने के लिए, यानी कि रेंज ऑफ मतलब रेंज ऑफ मोशन, यानी कि मैं अपने एंगल को माप रही हूँ, जैसे कि मैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रही हूँ, ठीक है, उसका जो मेजर करेंगे हम, ठीक है, हमारे हमारे जो जॉइंट होते हैं उनका मेजर करेंगे, वो किससे करेंगे, हम गोनियोमीटर से करेंगे, ठीक है। याद रखना हमें, जो हम अपने जॉइंट का मेजर करते हैं वो हम गोनियोमीटर से करते हैं, इस चीज़ का याद रखना आपने हमेशा। एंगुलर डिस्टेंस यानी कि रेंज ऑफ मोशन होती है हमारी, भाई हमें कितनी हमारी रेंज है, कम है ज़्यादा है, ठीक है, जॉइंट्स की, तो उसको कौन करेगा मेजर, गोनियोमीटर करेगा। आपको जॉइंट्स से याद रखना है गोनियोमीटर। उसके बाद आ जाएगा मोटो ऑफ 2021 ओलंपिक्स हेल्ड इन टोक्यो। देखिए सबसे पहले यहाँ से आंसर आ रहा है 2021 है जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ पे हुआ था, टोक्यो जापान में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। उसके बाद इन्होंने पूछा है मोटो क्या था इसका, मोटो था इसका यूनाइटेड बाय इमोशन इसका राइट आंसर है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म इन द ईयर, यानी कि आईओए कब बना था, ये बना था 1927 में, ठीक है, 1927 में बनी थी हमारी आईओए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और बता देती हूँ इसके अंदर। जो आईओए बनाई थी हमारे, किसने बनाई थी, सर दोराबजी टाटा ने, और यही टाटा, ठीक है, यही इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कोई करंट में पूछने लग गया कि करंट प्रेसिडेंट कौन है आईओए का, ठीक है, ये है पीटी ऊषा करंट प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है। और जब 1927 में ये बनी थी तब थे दोराबजी टाटा, ठीक है, इन्होंने ही बनाई थी और यही इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अब इसके साथ है ना, कई बार प्रेसिडेंट के साथ साथ आईओए का सेक्रेटरी भी पूछते कई बार, सॉरी सिक्योरिटी बोल दिया मैंने, सेक्रेटरी भी पूछते हैं कई बार, ठीक है। वो थे डॉक्टर AG नोहरेन, ठीक है। AG नोहरेन कौन थे, इसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। और एट प्रेजेंट में आप सभी को पता चली गया है कि कौन है, पीटी ऊषा इसकी एट प्रेजेंट में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। 25th विंटर ओलंपिक हेल्ड इन विच सिटी, यानी कि 25वें शीतलकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित होंगे, ठीक है। यानी कि इन्होंने बात करी है विंटर ओलंपिक्स के बारे में, बात कर रहे हैं कि भाई 25th विंटर ओलंपिक कहाँ पे होंगे, ठीक है, इस बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इसका आंसर पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मिलेन एंड कोर्टिन एंड एम्पीजो, यानी कि मिलन एंड कोर्टिना दी एम्पीजो इसका राइट आंसर है। और ये हमारे जो अभी जो ओलंपिक्स होंगे 25th, ये होंगे हमारे 2026 के ओलंपिक्स, यानी कौन, विंटर, यानी कि एक तरीके से आपको मैं बता देती हूँ कि जो 2026 के विंटर ओलंपिक्स होंगे, ठीक है, जो 2026 के विंटर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ होंगे, मिलेन एंड कोर्टिन द एम्पीजो, यहाँ पे ये हेल्ड होंगे, ठीक है। अगर इसको पूछने लगे भाई कौन सा वो चल रहा है, ये 25th आ जाएगा, ठीक है। आज हम 43 तक ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं 47 45 कुछ, वो क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। और आप सभी को ये वीडियो को अच्छे से देखना है और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है, और अगर मेरी इसमें से कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। और हम चीज़ों को सीखेंगे और गलतियों को कम करने की कोशिश करेंगे। और जो क्वेश्चन पेपर था आर्मी पब्लिक स्कूल का था, ठीक है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था 2020 और 21 में, ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं। और इसके अंदर टोटल 90 क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। तो हम ऐसे ही ये क्वेश्चन की सीरीज़ करते रहेंगे कंटिन्यू, तो बने रहना वीडियो के साथ और मेरी वीडियो को देखना अच्छे से और समझना और
लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच।